नंदू, हुआ तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे रोने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों रो रही है? सालू ने नंदनी को खुद से अलग कर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तू ठीक है ना? मुझे माफ कर दे सालू, मैंने तुझे इतनी रात में यहाँ बुला लिया। नंदनी ने सिसकते हुए कहा। तो सालू उसे समझाते हुए बोली, इसमें माफी मांगने वाली बात कहाँ से आई? और तू मुझे रात को क्या कभी भी बुला सकती है, समझी? और रही बात मेरे ठीक होने की, तो मुझे क्या होगा? देख, तेरे सामने अच्छी भली खड़ी हूँ। और अब तू रोना बंद कर और ये बता, अंकल कैसे हैं और डॉक्टर ने क्या कहा? सालू बेचैनी से पूछे जा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अंकल को कुछ हो गया तो नंदनी टूट जाएगी। सालू का सवाल सुन एक बार फिर नंदनी के आंसू बह निकले और वह रोते हुए बोली, डॉक्टर ने पापा का हार्ट फेल बताया है, उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया और 1 हफ्ते में उन्होंने सर्जरी बताई है। इतना कह नंदनी चुप हो गई। सालू ने उसे लाकर बेंच पर बैठाया और उसके पास बैठते हुए बोली, तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? हम सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं। बता, डॉक्टर ने कितने रुपयों का इंतजाम करने के लिए कहा है? 50 लाख, बस 50 लाख। सालू बिना ध्यान दिए कहा, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, क्या 50 लाख? हम नंदनी बस इतना ही कहा। अब तो सालू को भी रोना आ रहा था। उसने नंदनी से कहा, नंदू, ये तो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अगर मैं बुटीक भी बेच दूं तब हम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। सालू ने अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा, वही तो मैं भी कह रही हूँ, जानती हूँ, तभी तो मुझे रोना आ रहा है। मैं क्या करूँ सालू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सालू कहती है, पहले तू शांत हो जा, हम इस बारे में कुछ न कुछ करेंगे। पहले चल अंकल को देख कर आते हैं। सालू ने कहा तो नंदनी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। दोनों हॉस्पिटल के अंदर चली गईं। इधर कार में बैठे आयुष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वहीं प्रखर का मूड बहुत खराब था। कुछ ही देर में कार एक बड़े से बिला के बाहर आकर रुकी। आयुष ने हॉर्न दिया तो गेटकीपर ने जल्दी से गेट खोला और कार बिला के अंदर एंटर हो गई। ये है शांति बिला, जो कि मिस्टर शेखावत की धर्मपत्नी के नाम पर रखा गया था। शांति जी ने इस घर पर को एक एक ईंट अपने हाथों से जोड़ा था। दादू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब बिला के नाम की बारी आई तो उन्होंने इसका नाम शांति बिला रखा। अब बात करते हैं बिला की। 200-300 एकड़ में बना ये बिला किसी महल से कम नहीं लगता है। बड़ा सा लोहे का गेट, जिस पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सायरन लगा है। गेट को जब भी कोई अनजान शख्स छूता है तो वह खुद ब खुद सायरन बजने लगता है। आयुष कार रास्ते से होते हुए बिला के पोर्च में आकर रुकी। प्रखर बिना एक पल गंवाए गाड़ी से उतरा और कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे इस तरह गुस्से में जाते देख आयुष ने हाथ जोड़ महादेव से प्रार्थना करके बोला, हे महादेव, मेरे दोस्त का गुस्सा थोड़ा कम कर दीजिए, और अगर आप न कर पाए तो किसी का उसी की जिंदगी में भेज दीजिए जो उसका गुस्सा कम कर दे, साथ ही उसे फिर से मोहब्बत करना सिखाए, उसे एक बार फिर खुलकर जिंदगी जीना सिखाए। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली और वो भी अंदर चला गया। इस वक्त वो प्रखर को अकेला नहीं छोड़ सकता था, सो वह भी वहीं रुक गया। प्रखर जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसने गुस्से में रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। आखिर क्यों मेरी नज़र उस लड़की पर बार बार जाकर ठहर रही थी? क्यों उसकी रोती हुई आंखें अब तक मेरे जहन में बसी हैं? क्यों उसके आंसू देख मुझे दिल में दर्द महसूस हुआ? आखिर क्यों? यह कहते हुए प्रखर चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर बगल वाले रूम में सोने की तैयारी करता आयुष भागते हुए प्रखर के रूम के बाहर आया और गेट नॉक करने लगा। जब प्रखर सामान तोड़ रहा था तब आयुष वॉशरूम में था और वॉशरूम मिरर वॉल का होने के कारण तोड़ फोड़ की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंची। आयुष गेट नॉक करते हुए, प्रखर क्या हुआ? प्रखर प्लीज यार, दरवाजा तो खोल और मुझे अंदर आने दे। प्रखर कुछ तो बोल यार, तू क्या कर रहा है? आखिर क्यों चीख रहा है? प्रखर को कुछ भी बोलता ना देख आयुष ने झुंझलाते हुए कहा, देख प्रखर, अगर तू डोर ओपन नहीं करेगा तो मैं पक्का इसे तोड़ दूंगा। आयुष इतना कहते ही अंदर से प्रखर की आवाज आई, मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, तू जा आराम कर, सुबह मिलते हैं, परेशान मत कर, पर तू एक बार डोर ओपन कर दे, मैं तुझे देख लूं, फिर सोने चला जाऊंगा। आयुष ने जिद करते हुए कहा, अगर तू यहाँ से नहीं गया
तो मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगा। प्रखर की बात सुन आयुष ने घबराते हुए कहा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ओके, तू कुछ मत कर, मैं चला गया। यह कहते हुए आयुष अपने रूम में आ गया। प्रखर अपने रूम से अटैच रूम में आ गया, जिसमें एक साइड स्टडी रूम तो दूसरी साइड छोटा सा मिनी बार था। यह सब पहले नहीं था, पर इन 2 सालों में ऐसा बहुत कुछ था जो प्रखर की जिंदगी में बदल चुका था। उसमें यह भी एक छोटा सा बदलाव था। अब रात प्रखर को इस टॉनिक के बिना नींद नहीं आती थी। उसने एक बोतल उठाई और अपने रूम वापस आकर जमीन पर बेड से टेक लगा बैठ गया। उसने बोतल खोली और अपने होठों से लगा ली। उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उसने सिगरेट का एक कस लिया और फिर बोतल को अपने होठों से लगा ली। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लग गए थी। नंदिनी ने आहिस्ता से उसके बेंच पर ठीक से लिटा दी और खुद उठकर गार्डन में चली आई। वो बेंच पर बैठी और अपने पापा और भाई के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उन खुशनुमा लम्हों को याद कर नंदिनी के होठों पर मुस्कान तो आंखों में नमी तैर गई। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर उसकी रुलाई फूट गई। नंदिनी रोते रोते कब वहीं सो गई, उसे पता ही नहीं चला। दुखी थे, भले ही वो बीमार नहीं थे, पर प्रखर की नज़रों में तो वह हार्ट के मरीज थे और अभी वो दिल की बीमारी से उठे हैं। और इस बात को जानते हुए भी उनका पोता उनसे मिलने नहीं आया। इस बात से प्रखर के दादू बहुत दुखी थे। सुबह का वक्त शांति मिला। पिताजी चलिए नाश्ता कर लीजिए, ये कहते अधिराज जी के कमरे में आए और पिता को आराम से कुर्सी पर बिना किसी भाव के अपनी पत्नी के फोटो को देखकर एक पल के लिए उनके कदम ठिठक गए। माँ की याद आ रही है, अभिराज जी ने कहा और अपने पिता के पास अपने घुटनों के बल बैठ गए और उनका हाथ थाम बोले, क्या हुआ पिताजी, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? माँ की याद आ रही है। हम बहुत खुश नसीब हैं अभिराज, जो हमें आप जैसा बेटा मिला। आपने आज तक हमारी जायज और नाजायज सारी बातें मानी है, यहाँ तक कि अपने प्यार को छोड़ हमारी पसंद की लड़की से शादी की और हमें दुनिया की वो खुशी दी जो हर बाप अपने बेटे से चाहता है। पर हमने आपके लिए लड़की चुनने में गलती कर दी, जिसकी सजा आपने उम्र भर भुगती, पर किसी भी आपने कभी हमें दोषी नहीं समझा। हमें माफ कर दीजिए अभिराज। हम ये समझते थे कि दुनिया का हर बेटे का फर्ज होता है अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने का, पर आज हमें प्रखर को देख ये समझ आया कि दुनिया हर बेटा मेरे अभिराज जैसा नहीं होता है। हमें माफ कर दीजिए बेटा। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभिराज जी ने उनका चेहरा अपने हाथों में थामा और उनके आंसू साफ करते हुए बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिताजी? आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए आपको मुझसे माफी मांगने पड़ी। और रही मेरी शादी की बात, तो आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चुना। पर वो कहावत है, सूरत सब देखी पर सीरत न देखी कोई। हम किसी की शकल तो देख सकते हैं, पर सीरत कोई नहीं देख पाता। आप भी नहीं देख पाए, पर वो जैसे भी थे उन्होंने मुझे पिता होने का सुख दिया है। इसलिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि वो जहाँ भी हो खुश हो। और मेरा प्यार तो उसे आपने किस्मत ने उससे मुझसे दूर किया था, तो मैं उसका दोष आपको क्यों दूं? और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। ये कहते हुए अभिराज जी ने अपने पिता के हाथों को चूम लिया। अब फटाफट चलिए और नाश्ता कर लीजिए, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अभिराज जी के गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, चलिए हम भी तैयार होकर आते हैं, फिर साथ में ऑफिस चलेंगे। ये कहते हुए वह उठे और वॉशरूम में चले गए। अभिराज जी ने अपनी आंखें में आई नमी को पोंछा जो अब तक छुपा कर रखे हुए थे। उन्होंने कबर्ड खोली और उनके कपड़े लेकर जरूरत का सामान निकालकर रूम से चले गए। इधर शांति विला के बाहर खड़ी लंबोगिरी में बैठा प्रखर बस आंसू बहा रहा था। और उसके बगल में बैठे आयुष की आंखें नम थी। उसे इस तरह देख उसने आंखें बढ़कर प्रखर को गले से लगा लिया। दादू बहुत दुखी थे यार, आज सालों बाद मैंने उन्हें उस औरत का जिक्र करते सुना। मैंने आज उन्हें टूटते हुए देखा। तू सब कुछ ठीक करना चाहता है। आयुष की बात सुन प्रखर उससे दूर हुआ और उसे हैरानी से देखने लगा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, क्या तुझे सब पहले जैसा ठीक करना है? प्रखर ने फौरन अपना सिर हाँ में हिला दिया।
आयुष ने उसके आंसू पोंछे और बोला, तो ठीक है, फिर सुन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। क्या करना होगा मुझे? प्रखर ने उससे सवाल किया। सबसे पहले तो तू अपना वो मुआवल्ली वाला मेंशन छोड़कर शांति विला लौट आ। पहले तू इतना कर, फिर मैं आगे तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। 2 साल से प्रखर अपने दादू और बाबा के साथ नहीं बल्कि अपने वर्ली वाले मेंशन में रहता था, क्योंकि उसे रोज शराब के नशे में डूबा देख उन्हें बहुत तकलीफ होती जो वह उन्हें नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उनसे अलग रहता था। आयुष की बात सुन प्रखर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, पर आज वो देख कर आया था जो उसे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसने कुछ सोचा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो आयुष खुश होते हुए बोला, ये हुई बात, चल फिर अंदर, यहाँ क्यों ये है। ये कहते हुए जैसे ही आयुष कार का गेट खोला तो प्रखर ने उसे इनकार करते हुए कहा, नहीं आज नहीं, मैं कल से वही करूँगा जो तू कहेगा, क्योंकि मुझे अपने बाबा और दादू को खुश देखना है। पर आज मैं पूरा दिन खुद के साथ बिताना चाहता हूँ। प्रखर की मनोदशा आयुष अच्छे से समझ रहा था, इसलिए कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट कर प्रखर को वहां से लेकर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अभिराज जी और अभिराज जी के पिता दोनों ऑफिस के लिए निकल गए, इस बात से अनजान कि प्रखर वहां उनसे मिलने आया था और उनके दुखों का कारण वो है यह जानकर वह बहुत दुखी था। इधर नंदिनी पैसों के लिए हर जगह हाथ पैर मार कर थक गई थी, पर उससे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था। वो शालिनी को गले लगा कर रो रही थी। शालिनी उसे संभालते हुए बोली, देख नंदू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अंकल को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही ठीक होकर हमारे साथ हंसी खुशी रहेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे। अभी 4 दिन है हमारे पास, तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ, और पापा भी तो बात कर रहे हैं ना। शालिनी के ऐसा कहने पर नंदिनी को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। वे दोनों इस समय घर पर थी और गणेश को अभी अभी समझा बुझा कर स्कूल भेजा था, क्योंकि वो अपने पापा से मिलना चाहता था। उसे दिन हो गए थे पापा को देखे हुए, इतने दिनों से उसने पापा को नहीं देखा, इसलिए गणेश पापा से मिलने की बार बार जिद कर रहा था। शालिनी ने नंदिनी को थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था, वो मना कर रही थी, पर सालू और ममता जी ने उसे जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिला दिया था। शालिनी और नंदिनी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। सुन सालू, तूने कहा था ना कि तेरी जान पहचान में एक आदमी है जो मेरी मदद कर सकता है, तो तू उससे बात क्यों नहीं करती है? क्या पता वो हमारी मदद कर दे। नंदिनी ने स्कूटी चलाते हुए सालू से कहा, हाँ यार है तो, पर मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। वो बस मुझे फोन पर ऑर्डर देता है और ऑर्डर पूरा होने पर उनका मैनेजर आकर पूरा हिसाब करके चला जाता है। तो तेरे पास उसके मैनेजर का नंबर तो होगा ना, एक बार प्लीज मेरे लिए ट्राई करके देखना कि बात बन जाए। कहते हुए नंदिनी ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ। यह कहती हुए सालू ने अपनी स्कूटी हॉस्पिटल के बाहर रोक दी। आज का दिन भी निकल जाता है। अब नंदिनी के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे और उसे कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना था। उसने दूर खड़ी सालू को देखा जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात खत्म होते ही सालू दौड़ते हुए आकर उसे अपने गले लगा लेती है। तू इतना खुश क्यों है? तो इसका मतलब वो हमसे मिलने के लिए मान गए ना। शालिनी के इतना कहते नंदिनी उसे परेशान नजरों से देखने लगती है। पर क्या? सालू को परेशान होकर पूछती है, पर उन्होंने मिलने के लिए हमें क्लब में आज रात 8 बजे बुलाया है, सालू ने परेशान होते हुए कहा। सालू की बात सुन नंदिनी भी परेशान हो गई। उसने चिंतित स्वर में कहा, क्या क्लब में? उन्होंने क्लब में हमें क्यों बुलाया है? हम कहीं और भी तो मिल सकते थे ना। हाँ, हम कहीं भी मिल सकते थे, पर हम कहाँ मिलेंगे यह तो वो डिसाइड करेंगे ना। आखिर हमें उनकी मदद की जरूरत है, उन्हें हमारी नहीं। नंदिनी को ज्यादा परेशान देख सालू ने कहा, तू क्यों परेशान हो रही है नंदू? तू अकेले थोड़ी ना जा रही है, मैं भी तो जाऊंगी तेरे साथ। मैं तुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं जाने दूंगी, सालू ने कहा। तुम नंदिनी नहीं चैन की सांस ली। ठीक है, फिर हम अभी निकलते हैं, क्योंकि वहाँ हमें पहुँचते पहुँचते 8 तो बज ही जाएंगे। सालू अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखते हुए कहा। 7 बजने का जो घड़ी इशारा कर रही थी। सालू की बात सुन नंदिनी ने कहा, ठीक है,
हमें क्लब के लिए निकलना चाहिए। उधर प्रखर आज फिर बीच पर आया था। आज उसका दिल यहाँ भी शांत नहीं हो पा रहा था। अपने दिल को हल्का करने के लिए प्रखर अक्सर यहीं आया करता था, पर आज ना तो उसके दिल की हल्का हो रहा था और ना ही दर्द कम था। आयुष उसके पीछे खड़ा बस उसे देखे जा रहा था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उससे वो उसके पास चला आया और उसके पास बैठते हुए उसके हाथों से शराब की बोतल छीन खुद पीते हुए बोला, ला साले, मुझे भी दे, कब से अकेले पी रहा हूँ। ये कहते हुए उसने आधी बोतल खत्म कर दी। आयुष आधी बोतल में ही झूमने लगा और प्रखर को देख मुंह बनाते हुए बोला, ए साला, ये दो प्रखर मुझे क्यों दिख रहे हैं? एक तो संभलता नहीं और दूसरा कौन संभालेगा यार। प्रखर उसे घूर कर देख रहा था। यह 1.5 बोतल पीने के बाद भी प्रखर अभी होश में था और आयुष तो आधी बोतल में ही टल्ली हो गया। प्रखर उठा और उसे उठाते हुए बोला, चल अब घर चलते हैं। यह कहते हुए वो उसे सहारा देकर खड़ा करता है और उसे अपनी कार के पास लेकर जाने लगता है। वहीं आयुष ने प्रखर को कस कर पकड़ लिया और उस पर नाराज होते हुए बोला, साले, जब तू से झेलती नहीं है तो इतना पीता क्यों है? तू कितना लड़खड़ा रहा है? आयुष ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से प्रखर को बोला। उसकी बात सुन प्रखर ने उसे घूर कर देखा तो आयुष ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, कोई नहीं यार, तू जितनी चाहे उतनी पी, मैं तुझे संभाल लूंगा। यह कहते हुए उसने प्रखर को कसकर पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर प्रखर हल्के से मुस्कुरा देता है। आयुष को कार में बैठाकर प्रखर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। आज पहली बार था जब वो शराब पीकर कार चलाने वाला था। हमेशा आयुष ही उसे घर ले जाता था। आज आयुष की हालत कार चलाने वाली नहीं थी, इसलिए प्रखर ने एक गहरी सांस ली और कार स्टार्ट कर कार की स्टीयरिंग संभाल ली। आयुष अब भी नशे में बड़बड़ाते हुए बोला, यार प्रखर, कार तो मैं ड्राइव करता हूँ ना, तूने पी रखी है, तुझ पर तो ठीक से चला भी नहीं पाएगा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चल ला, मुझे दे, मैं चलाता हूँ, वरना तो कहीं घर की जगह जहन्नुम न ले जाए। प्रखर ने उसे अनसुना किया और कार वाली सीट पर बैठ गया। अब आयुष चुप हो गया था, शायद नशे की वजह से सो गया था। प्रखर एक नज़र उसे देखा और सामने देखते हुए सोचने लगा, मेरी वजह से कोई भी खुश नहीं है, न बाबा, न दादू और मेरा यार। ये सोचते ही प्रखर की आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखों से नमी साफ की, क्योंकि उसकी वजह से उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। कुछ ही देर में कार मेंशन पहुंच चुकी थी। गार्ड ने कार देखी तो फौरन गेट खोल दिया और सलाम ठोकते हुए कहा, साहब। प्रखर ने गार्ड की मदद से आयुष को उसके कमरे में सुला दिया और खुद भी उसके बगल वाले रूम में चला गया। ऐसा नहीं था कि प्रखर अकेले आयुष को नहीं संभाल सकता था, पर इस वक्त वो खुद भी नशे में था, जिस वजह से आयुष और प्रखर दोनों को चोट लग सकती थी। 8 बजे नाइट क्लब के बाहर खड़ी सनी अंदर जाने में घबरा रही थी, पर जाना तो था ही, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ गईं। प्रखर और आयुष प्रखर के वर्ली वाले मेंशन में आ गए थे। प्रखर गार्ड की मदद से आयुष को अपने कमरे ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। यहाँ नंदिनी और शालिनी दोनों नाइट क्लब पहुंच चुकी थी। वो दोनों चारों तरफ के माहौल को देख काफी डरी हुई थी। चारों तरफ लड़के लड़कियां नशे में धुत बिना किसी शर्म के एक दूसरे के जिस्मों से चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। कहीं कोई एक कोने में खड़े एक दूसरे को किस कर रहे थे। नंदिनी ने शालिनी के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके कान के पास जाकर बोली, सालू, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। शालिनी नंदिनी के बात पर सहमत हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। दोनों जैसे मुड़कर जाने लगती हैं कि एक आदमी उनके पास आते हुए बोला, मिस शालिनी। शालिनी उसकी आवाज़ पर मुड़कर देखती है तो सामने मैनेजर शर्मा को देख हुए रुक जाती है। आप बिना सर से मिले कैसे जा सकती हैं? सर आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। ये सुनते हुए शर्मा जी ने उन्हें एक प्राइवेट रूम की तरफ चलने का इशारा किया और दोनों को रूम में ले जाते हैं। नंदिनी और शालिनी का बिल्कुल मन नहीं था अंदर जाने का। डर दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था, पर अपनी मजबूरी के चलते उन्हें जाना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था।
सर, मिस शालिनी आ गई हैं। शर्मा जी उस रूम में घुसते ही सामने बैठे शख्स से बोले। शर्मा जी के पीछे ही शालिनी और नंदिनी भी उस रूम में आई। उनकी नज़र सामने सोफे पर बैठे व्यक्ति पर गई, जिसकी उम्र 45 या 46 साल की होगी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, जो शालिनी और नंदिनी उसे देख और ज़्यादा घबराने लगी। मिस्टर आहूजा, हमें आपसे एक मदद चाहिए। मदद के तौर पर हमें आपसे 50 लाख रुपए चाहिए, जिसके बदले आप मेरे बुटीक को जितना भी ऑर्डर देंगे, हम सिर्फ आपसे मटेरियल के पैसों के सिवा कुछ नहीं लेंगे। आप चाहे तो मैं 10 सालों का बॉन्ड साइन कर सकती हूँ। प्लीज़ इस पर आप हमारी मदद कर दीजिए। शालिनी आहूजा के सामने हाथ जोड़े एक सांस में सब कुछ बोल देती है करते हुए कहा, पर उनकी नज़र बराबर नंदिनी पर बनी हुई थी। वो नंदिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे थे। शालिनी और नंदिनी दूसरे सोफे पर बैठ गए। उन दोनों के बैठते ही आहूजा साहब ने शर्मा जी को कुछ इशारा किया, जिसे समझ वो बाहर चले गए।